लेजेंड बायोग्राफीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे युवक के बारे में जिसने न केवल अपने शौर्य और हुनर के दम पे इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई, वो आगे चल के बना प्रतीक जागरूकता का। एक ऐसा उदाहरण जिसने पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एकजुट कर डाला। आज की कहानी चे गुवेरा के नाम। 14 मई 1928 रोजारियो, अर्जेंटीना। गुवेरा लिंच और सीलिया माद्रे की पहली संतान एक कुशल परिवार की शुरुआत थी। टेटे या अर्नेस्टो अपने जन्म के वक्त एक स्वस्थ और साधारण बच्चा था। अर्नेस्टो का जन्मदिन उसके अंत के पलों की तरह कुछ समय तक रहस्यमय तरीके से गलत दर्ज किया जाएगा। अर्नेस्टो के माता और पिता दोनों ही अर्जेंटीना के नामी परिवारों से ताल्लुक रखते थे और अर्नेस्टो का जन्म सीलिया और गुवेरा लिंच के शादी से पहले के संबंधों से जुड़ा है, जिनके चलते सीलिया और गुवेरा लिंच ने जल्द ही अपने परिवारों को शादी के लिए राजी किया और शहर से दूर अर्नेस्टो को जन्म दिया। शादी से कुछ वक्त के बाद सीलिया ने अपनी संपत्ति बेच गुवेरा लिंच को अपना कारोबार खड़ा करने में सहायता की, जिसके चलते गुवेरा लिंच ने अर्जेंटीना के बाहरी इलाके में जमीन खरीद यर्बा मेट या ग्रीन टी का कारोबार शुरू किया। कारोबार के जमीनी हालात जान गुवेरा लिंच को थोड़ी निराशा थी। फसल की उगाई और देखरेख करने वाले मजदूरों की हालत बहुत ही खस्ता थी। उनके रोजाना जीवन की सुविधाएं कूपन बेस्ड सिस्टम पर आधारित थी, जिसके चलते वो अपने मालिकों से कभी आमदनी नहीं ले सकते थे। रोजमर्रा के साधन उन्हें कूपन एक्सचेंज के बलबूते पे मिलते थे, जिसकी वजह से वो कभी दूसरे शहर नहीं जा सकते थे। सीलिया का ज्यादातर वक्त अर्नेस्टो को बोलना और चलना सिखाने में बीत रहा था। सीलिया, जो एक समझदार और शिक्षित महिला थी, अपने आप को घर गृहस्थी की बंदिशों से अलग रखती थी। पढ़ने लिखने के अलावा उनका एक और शौक था जिसमें वो पूर्ण रूप से आनंद उठाती थी, वो थी स्विमिंग। अर्नेस्टो का लगाव अपनी माँ के प्रति बचपन से ही था और ऐसी बातें माँ की आंखों से विचलित नहीं रहती। इसलिए वो चाहती थी कि हर चीज जो वो कर सकती थी उसमें अर्नेस्टो को सक्षम बनाए। सीलिया की सोच सही थी, पर उसका अर्नेस्टो पर पड़ने वाला प्रभाव विपरीत परिणाम लाया। एक दिन रोजाना की तरह जब सीलिया अपने पास की नदी पे तैरने निकली, वो अर्नेस्टो को भी अपने साथ ले गई। गुवेरा परिवार के पूर्वजों में अस्थमा रोग के लक्षण रहे हैं और इसी के कारण नदी के पानी की वजह से अर्नेस्टो की एस्थमेटिक कंडीशन का पहला रूप सामने आया। इलाके के मौसम का अर्नेस्टो की बिगड़ती हुई तबीयत पे असर देख गुवेरा परिवार ने कारोबार छोड़ शहर की तरफ जाना सही समझा। ब्यूनोस एयर्स शहर में सीलिया ने 4 और बच्चों को जन्म दिया। इसी वक्त में खस्ता आमदनी और खराब निवेश के कारण गुवेरा परिवार कई घर बदल चुका था। अर्नेस्टो अब स्कूल जाता था और ज्यादातर वक्त अपनी मौसी और नानी के घर पे बिताता था। पढ़ने लिखने के अलावा वो शतरंज और रग्बी में भी गुणवान था। उम्र के साथ अर्नेस्टो का तेज उसके आकर्षण में नजर आने लगा। इसके बावजूद वो आम बच्चों से अलग असामाजिक वेशभूषा में नजर आता था, जैसे उसे कोई परवाह ना हो। अपने करीबी दोस्तों की संगति में वो इंजीनियर बनने के ख्वाब बुन रहा था, पर वक्त चलते जूझती एस्थमेटिक कंडीशन के कारण अर्नेस्टो की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता सामने आई। वो अपनी बीमारी का इलाज खुद ढूंढना चाहता था, इसलिए वो एक डॉक्टर बना। मेडिकल करियर के अलावा अर्नेस्टो देश दुनिया की राजनीतिक गतिविधियों में भी दिलचस्पी रखता था। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध राजनेता जुआन पेरो के सरकार के वक्त गुवेरा परिवार बाकी समाज की तरह सामान्य मत रखते थे। अर्नेस्टो की राजनीतिक परिभाषा मार्क्स और एंगल्स की फिलॉसफी पर आधारित थी और आम वार्तालाप में वो
अपनी राय एक निशानेबाज की तरह रखता था, जिसके चलते वो अपने दोस्तों में स्नाइपर के नाम से मशहूर था। मेडिकल की पढ़ाई के आखिरी सालों में अर्नेस्टो और उसके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो ने फैसला किया कि वो साउथ अमेरिका की सैर करेंगे, जिसके लिए वो अर्नेस्टो के पिता की मोटर बाइक का इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसी बाइक जो बहुत ही बुरी हालत में थी और ऐसी रोड ट्रिप के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी वो अटल थे और अपने नसीब के भरोसे निकल पड़े। ये रोड ट्रिप कैराकास वेनेजुएला में अंजाम पे पहुंची, जहां एल्बर्टो और अर्नेस्टो अपने अपने रास्ते निकल पड़े। इस यात्रा की सबसे चर्चित पल है उनके अमेज़न रिवर तक का सफ़र, जहां बसी लेपर कॉलोनी में अर्नेस्टो ने अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया और साथ ही साथ वहां के वासियों के लिए फुटबॉल कोच की भूमिका भी निभाई। अपनी इन सेवाओं के लिए जाते जाते अर्नेस्टो और एल्बर्टो के लिए न केवल एक राफ्ट की तैयारी की गई, उनको लेपर म्यूजिकल क्वायर की विदाई से भी सम्मानित किया गया। ऐसा भी वक्त था जब दोनों दोस्तों के पास ना पैसे थे ना बाइक, और आखिरी उपाय था कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी, जिससे आगे के सफ़र के पैसे जुटाए जाएं। इस सफ़र के दौरान अर्नेस्टो ने अपनी एस्थमेटिक कंडीशन का भी परिणाम भुगता, जिसके चलते एल्बर्टो को उसे बार बार एड्रेनलिन के इंजेक्शन देने पड़ते थे। अर्नेस्टो का सफ़र यूनाइटेड स्टेट्स के मायामी में ख़त्म हुआ, जहां से वो अपने पिता के जानकार एक घोड़े एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी के प्लेन पर अर्जेंटीना लौटकर वापस आए। मेडिकल के आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम सर पे थे, पर अर्नेस्टो की तबीयत उसे इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो ध्यान लगा पाए। लेकिन फिर भी अर्नेस्टो ने अपने सारे एग्जाम्स पास किए और गुएरा परिवार का सबसे बड़ा लड़का अब एक डॉक्टर था। अर्नेस्टो ने अपनी मेडिकल करियर की शुरुआत एक जहाज के मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे की, और ये वक्त उसने कैरिबियन से सटे समुद्री तट पे बिताई। हालांकि अर्नेस्टो समुद्री कंडीशन से जल्द ही परिचित हो गया, लेकिन एक अधूरापन, एक संपूर्णता की खोज उसे अर्जेंटीना वापस ले आई। नौकरी छोड़ अर्नेस्टो ने फैसला किया कि एक बार फिर वो पूरे कॉन्टिनेंट का सफ़र करना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने दोस्त कैलिका को चुना। अर्नेस्टो और कैलिका ने अपने अपने परिवारों से $300 का उधार लिया और इस बार निकल पड़े मेक्सिको तक के सफ़र पे। पिछले सफ़र से सीख इस बार अर्नेस्टो का एक ही नारा था: ज़रूरी सामान, ज़्यादा किताबें, तंदुरुस्त पैर और फ़कीर का पेट। इस पूरे सफ़र में अर्नेस्टो से शेफ बनने का बदलाव अर्नेस्टो की कोलंबिया, पेरू, ग्वाटेमाला और मेक्सिको के अनुभव से आया, जिनकी बातों का स्पष्ट रूप से उसने अपनी डायरी में विवरण किया है। खासकर कि इंकन साइट्स का दौरा, कोलंबिया के रईस जानकारों के साथ किए गए अनुभव और बोगोटा में चल रही अराजकता का आंखों देखा माहौल। वो ऐतिहासिक समय था जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा से निकला एक आम लॉ स्टूडेंट एग्रेरियन रिफॉर्म्स के खिलाफ आक्रोश बरसा रहा था। अर्नेस्टो का सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां उसकी आगे की यात्रा स्थगित हो चुकी थी, क्योंकि कुछ कारणवश उसे मेक्सिको का वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। स्थिति चरम सीमा पे तब पहुंची जब ग्वाटेमाला के रूलिंग पार्टी के लीडर आर्बेंज की सरकार कासिलास की मिलिशिया के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी और देश से पलायन करने का सोच रही थी। इस वक्त सभी विदेशी नागरिकों से अपील की गई थी कि वो अपनी अपनी एम्बेसी का रुख करें। अराजकता का माहौल देख अर्नेस्टो ने भी ये करना सही समझा। ग्वाटेमाला के शुरुआती दिनों में अर्नेस्टो की जान पहचान कई लोगों से हुई, जिनमें वहाँ की नागरिक हिल्डा गार्डिया भी थी। हिल्डा की राजनीतिक सोच और कम्युनिस्ट समर्थन ने अर्नेस्टो को प्रभावित किया, और दोनों के जानकार बाकी लड़कियों की तरह उसे भी अर्नेस्टो से लगाव हो गया था।
जहां अर्नेस्टो का वक्त अपनी डायरी में आसपास के लोगों का विवरण करने में बीत रहा था, वहीं अर्जेंटीनियन एम्बेसी में हिल्डा उसे उसके घर की चिट्ठियां और बाहर की खबरें पहुंचा रही थी। जल्द ही हिल्डा को पुलिस ने संदेहजनक कार्य के लिए हिरासत में ले लिया। आखिरकार एर्नेस्टो की जान पहचान के जरिए उसे मैक्सिकन वीज़ा का परमिट मिल गया, एक ऐसे समय पर जब अर्जेंटीना के बाकी नागरिकों को घर भेजा जा रहा था। जल्द ही खबरें फैलने लगी कि जाने वाले नागरिकों को बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे अनुभव अर्नेस्टो को कॉन्टिनेंट में फैले अमेरिकन प्रभाव की ओर एक नकारात्मक सोच की तरफ धकेल रहा था, एक ऐसी सोच जो कम्युनिज्म के हित में थी। ये एक ऐसा सफ़र था जिसमें मिलने वाले हर किरदार अर्नेस्टो और फिदेल कैस्ट्रो का परिचय बनने वाले थे। जेल से लौटने के बाद फिदेल कैस्ट्रो अब एक हस्ती बन चुका था, एक क्यूबन नेशनल हीरो, और खबरों में चर्चित वो ऐलान कर चुका था कि क्यूबन रेवोल्यूशन एक आम आदमी का आखिरी सहारा है। हिल्डा जल्द ही एर्नेस्टो से मेक्सिको में मिली और दोनों ने शादी कर ली। जिस समय अर्नेस्टो अपने लक्ष्य पे निकलेगा, वो एक लड़की हिल्डा की गोद में छोड़ के जाएगा। यहाँ मेक्सिको में खबर फैल चुकी थी कि फिदेल किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकता है, लेकिन फिदेल का छोटा भाई राउल जल्द ही मेक्सिको पहुँचा। अर्नेस्टो अब तक कई क्यूबन नागरिकों से संपर्क में था, ऐसे नागरिक जो मेक्सिको में क्यूबन रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे। राहुल का परिचय अर्नेस्टो के इन्हीं संबंधों के कारण हुआ। दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में सहमति रखते थे। राहुल ही वो व्यक्ति होगा जो अर्नेस्टो को उसके पहले सोवियत कॉन्टैक्ट से परिचय कराएगा, एक केजीबी ऑपरेटिव जो अर्नेस्टो को न केवल सोवियत सोच की सूचना देगा, वो अर्नेस्टो की आइडियोलॉजी का मीडिएटर बनेगा यूएसएसआर के लिए। फिडेल एक जिंदा दिल आदमी था और उसे शब्दों की कमी कभी महसूस नहीं हुई। उसकी प्रभावशाली पर्सनालिटी अर्नेस्टो ने भी महसूस करी। ये एहसास दो तरफा था और फिडेल और अर्नेस्टो पहली मुलाकात में एक मत थे। फिदेल के सुझाव के बाद अर्नेस्टो बाकी क्यूबन्स और मैक्सिकन्स की तरह रेवोल्यूशन कॉज में जुड़ गया। ये रेवोल्यूशन 1953 में शुरू हुए जुलाई 26 मूवमेंट का हिस्सा था और ताक पे थी क्यूबा की हुकूमत। फिदेल के प्लान के मुताबिक सारे साथियों को गुरिल्ला ट्रेनिंग के लिए सशक्त करने की योजना थी, जिसके लिए मेक्सिको के बाहरी इलाकों में ज़मीन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हुई। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और अन्य कई साधनों के लिए फिदेल मेक्सिको से यूएस आवागमन कर रहा था और कामयाब भी हुआ। जल्द ही ज़मीन खरीदी गई और गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान कॉमराड्स एक दूसरे को उनके नए नामों से पुकारने लगे और यही वो घड़ी थी जब अर्नेस्टो को उसका नया नाम मिला। अब सब उसे शे के नाम से जानते थे, जिसका विवरण इंग्लिश में है हे यू। अर्नेस्टो अपने बाकी साथियों की तरह ट्रेनिंग एक्सरसाइज में निपुण साबित हो रहा था। जबकि उसकी भूमिका एक डॉक्टर की थी, वो जानता था कि सारे रेबल्स को शारीरिक तौर पर बलवान बनना ज़रूरी है और वो एस्थमा को अपनी अड़चन नहीं बनने दे रहा था। रिवोल्ट की आती डेडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए रेबल्स को क्यूबा तक पहुंचाने के लिए एक नाव की खोज की जा रही थी। एक शातिर कारोबारी से खरीदी गई नाव ग्रैंडमा उनका आखिरी उपाय था, एक ऐसी नाव जो अपने आकार और हालत के हिसाब से महंगी थी पर उनकी आखिरी उम्मीद थी। आखिरकार जंग शुरू करने का दिन आ गया और फिदेल के अनुसार लगभग 5 दिन का सफ़र करने का अनुमान लगाया जा रहा था, क्यूबा के ऐसे तट पर जहां उनका पहले से ही एक रेबल फोर्स इंतज़ार कर रही होगी। फिदेल ने काफ़ी समय क्यूबा के मुख्य शहरों में जैसे कि हवाना या सेंटा क्लारा में अपना नेटवर्क बिछाने में बिताया था और ये रेबल फोर्स उनकी साझेदारी में थी। ग्रैंडमा पे चढ़ते वक्त अर्नेस्टो, जो अब शे बन चुका था,
हिल्डा को कुछ चिट्ठियां पकड़ा गया अपने घर भेजने के लिए। निकलते समय काफ़ी रेबल्स पीछे छूट गए क्योंकि नाव में जगह नहीं थी। हथियारों से लैस ग्रैंडमा अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ी थी। 5 दिन की जगह 8 दिन लगे ग्रैंडमा को मंजिल तक पहुंचने में। अर्नेस्टो के अलावा भारी मात्रा में रेबल समुद्र के सफ़र से बीमार हो चुके थे। किस्मत ने धोखा तब दिया जब नाव किनारे से 1 मील दूर ही ध्वस्त हो गई। हड़बड़ी में जितना सामान बटोर सकते उन्होंने बटोरा और डूबते डूबते सब एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। जंग उनके पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनका इंतजार कर रही रेबल टीम एक्शन में थी। डूबते हुए रेबल्स अब किनारे पे अपनी जिंदगी और मौत का सट्टा खेलने वाले थे। ये जानने से पहले कि आगे क्या हुआ, ये जानना जरूरी है कि रेवोल्यूशन के मुद्दे क्या थे। मौजूदा लीडर फिलेंसियो बतिस्ता के कार्यकाल में क्यूबा करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रैफिकिंग की बीमारी से जूझ रहा था। अपने रुतबे और डिप्लोमेसी के दम पे बतिस्ता कामयाब था जनता को काबू में रखने में। क्यूबा ऐसी बीमारी का अकेले शिकार नहीं था। ये किस्सा शुरू होता है साउथ अमेरिकन कंट्री कोस्टा से। अपने समय में उभरता बनाना एक्सपोर्टर अपनी उपजाऊ खेती बाड़ी के चलते अमेरिकन कॉरपोरेट्स की नज़र में था। जल्द ही यूनाइटेड फ्रूट्स कंपनी नामक कॉरपोरेशन ने कोस्टा के कारोबार की सहायता करने हेतु वहां अपने पैर बसाने शुरू करे। धीरे धीरे बाकी और पड़ोसी देशों में फैलती ये कंपनी ना ही एक फ्रूट एक्सपोर्टर के तौर पर उभरी, उन्होंने अपनी सुविधाएं उन देशों में रेल रोड बिछाने के वादों से भी की। देखते ही देखते यूनाइटेड फ्रूट्स कंपनी के तार साउथ अमेरिका देशों के नामी लीडर से जुड़ चुके थे। ऐसे लीडर जिन्होंने उनके हित में अपने देश के फार्मिंग या एग्रेरियन रिफॉर्म्स में बदलाव किए। ये बदलाव आम आदमी के पेट पे लात थी क्योंकि सारा धंधा अब अमेरिकन कॉरपोरेशन की जेब में था। ये देश जल्द ही बनाना रिपब्लिक के नाम से मशहूर हुए। दबाव झेल रही क्यूबन जनता फिदेल के पक्ष में थी। ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है कि 3 साल चली लड़ाई मात्र 12 लोगों जो ग्रैंडमा क्रैश में बचे थे उनके कंधे पे थी। जंग की पहली गोली खाने के बाद शे अपने होश संभाले एक और कॉमरेड के साथ जंगल की ओर भागा। जैसे ही वो आर्मी की पहुंच से दूर हुआ, उनका आखिरी रास्ता था फिडेल के बनाए हुए प्लान को फॉलो करना, जिसका पड़ाव सियरा माइस्ट्रा तक पहुंचना था। हथियारों और सप्लाईज की कमी के कारण जंगल में आर्मी से छुपते हुए उन्हें कठिन रास्तों का सामना करना पड़ा। इस दौरान जंगल में रहने वाले क्यूबन निवासी उनकी सहायता बनकर सामने आए। उन्हें सूचना थी कि फिदेल की फौज उनके हित में है और इसी के चलते वो शे को पर्याप्त मदद देते रहे। जंगल में कुछ वक्त भटकते हुए सारे बिछड़े गुरिल्ला वॉरियर्स आखिरकार एकजुट हुए। उनका साहसी बाहुबल बना क्यूबा के जंगलों के वो वासी जिन्हें ग्वाहिरोस के नाम से जाना जाता है। ना केवल वो उनकी फौज से जुड़ चुके थे, वो उनको हथियार, आर्मी की सूचना, खाने पीने की सामग्री, मेडिकल सप्लाईज और जंगल से शहर तक का नेटवर्क बनाने में भी भागीदारी दे रहे थे। सीरिया पहुंचने तक के सफर में सबसे यादगार पल है जब शे और फिदेल ने अपनी गुरिल्ला फोर्सेस के साथ मिलकर जंगल में स्थित आर्मी कैंटोनमेंट पे हमला किया। एक कामयाब अटैक जिसके चलते रेबल्स को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई बरामद हुई। यहाँ से फिदेल आगे निकल गया और शे को ऑर्डर्स थे कि वो जख्मी रेबल्स का इलाज करे और जल्द ही जुड़ने वाले ग्वाहिरो सैनिकों के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचे। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले शे को काफी मानसिक दुविधा का सामना करना पड़ा, जैसे कि सैनिकों का मनोबल कमजोर था और लगातार उनकी मांग थी कि वो आगे नहीं जाना चाहते। शे उनको कई बार दोहरा चुका था कि रेवोल्यूशन का साथ छोड़ना मौत की सजा है। मिलने वाली जगह पर फिदेल एक बेस खड़ा कर चुका था। शे को लौटता देख वो काफी प्रभावित हुआ
और आधिकारिक ऑर्डर जारी किए कि वो अब से कॉमेडांत की भूमिका निभाएगा। इसी के चलते उसे न केवल 100 सैनिकों की जिम्मेदारी दी गई, उसे उसकी प्रसिद्ध होने वाली बेरेट से भी सम्मानित किया गया। अब तक के वाक़ये से फिदेल अपना दबदबा क्यूबा के जंगलों में फैलाने में सफल था और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को दिया गया उसका सनसनीखेज इंटरव्यू पूरी दुनिया में फैल चुका था। एक ऐसा इंटरव्यू जिसको लंबे वक्त तक झुटलाया गया बतिस्ता के द्वारा, जब तक वहां मौजूद रिपोर्टर ने फोटोग्राफिक एविडेंस छापने शुरू किए। फिदेल के फैलते दबदबे को लेकर चिंता जता रही बतिस्ता रिजीम अमेरिका से मदद की पुकार लगा रही थी। अमेरिका ने अपना समर्थन देते हुए फिदेल के इलाकों में B-26 बॉम्बर से हमला किया। जमीनी हालात भी अब चरम सीमा पे थे और जंग की प्रक्रिया जारी थी। 1 जनवरी 1959 तक फिदेल कामयाब हुआ और अब वो क्यूबा का नया लीडर था। बतिस्ता देश से फरार हो चुका था और उसकी पूरी फोर्सेस ध्वस्त हो चुकी थी। अब वक्त था फिदेल को अपने किए गए वादों को पूरा करने का और क्यूबन नागरिकों की जिंदगी सुधारने का। यहाँ गुएरा परिवार की परेशानियां अर्नेस्टो के लापता हो जाने पर थम नहीं रही थी। अर्नेस्टो का मेक्सिको तक का सफर और उसकी हिल्डा को थमाई गई आखिरी चिट्ठी गुएरा परिवार की आखिरी सूचना थी उनके बेटे की बीत रही जिंदगी को लेकर। अर्नेस्टो ने अपनी राय साफ तौर से घोषित कर दी थी उसके क्यूबन रेवोल्यूशन में भागीदारी को लेकर। एक ऐसा फैसला जो उनकी समझ से परे था, एक अनजान देश के लिए। मामला तो तब बिगड़ा जब ग्रैंडमा क्रैश की खबरें समाचार की सुर्खियां बन रही थी। आखिरकार उनकी निराश जिंदगी में उमंग दौड़ी जब क्यूबन रेवोल्यूशन के चलते न्यू ईयर के दिन उनको टेटे के नाम से साइन चिट्ठी मिली, जिसमें अर्नेस्टो ने अपने स्वस्थ होने की खबर दी थी। पूरा परिवार अब संतुष्ट था कि उनका बेटा जिंदा है। फिदेल की ऐतिहासिक जीत का जश्न ज्यादा दिन नहीं रहा। क्यूबा की आर्थिक स्थिति का जायजा ले फिदेल दुविधा में था। क्यूबा की सारी अर्थव्यवस्था उसके चीनी के एक्सपोर्ट से जुड़ी थी और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार था। क्यूबा में हो रहे युद्ध के परिणामों को देख अमेरिका ने क्यूबा से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे। फिदेल की नज़र में शे से बेहतर इस दुविधा का उपाय और कोई नहीं था। इसलिए अब शे एक डेस्क जॉब संभाल रहा था, क्यूबा का इकोनॉमिक हेड की भूमिका में। इसी के चलते शे ने फिडेल को ग्लोबल एक्सपोर्ट की सलाह दी। जल्द ही शे अपनी नई जिम्मेदारी लेकर दुनिया के कई ऐसे देशों के दौरे पर निकला जहां व्यापार की संभावना थी। इन देशों में इजिप्ट, इंडिया, चाइना और रशिया थे। अब दोनों अमेरिका और रशिया क्यूबा की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जहां अमेरिका फिदेल के लिए गए कदमों को साउथ अमेरिका में अमेरिकन प्रभाव का विरोधी देख रहा था, वहीं शे रशिया के लिए क्यूबा का कम्युनिज्म की तरफ झुकाव नजर आ रहा था। जल्द ही दोनों पक्षों ने अपनी अपनी योजनाएं शुरू की। सोवियत ने क्यूबा का सारा शुगर कोटा खरीदने का वादा किया, अपने फार्मिंग और अन्य कई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के बदले। ऐसी कई योजनाएं दोनों देशों के संबंधों में कारगर साबित हो रही थी। फिदेल की अमेरिकन दखल अंदाजी को मान्यता देते हुए सोवियत ने क्यूबा में सरफेस टू एयर मिसाइल और थर्मो न्यूक्लियर कैपेसिटी को भी स्थापित करने का फैसला किया। वहीं अमेरिकन एजेंसी CIA क्यूबन एग्जाइल्स और एंटी कैस्ट्रोस को अपने देश में गुप्त तरह से गुरिल्ला ट्रेनिंग दे रही थी। इनमें से एक फीलिक्स रोड्रिगेज शे की अंतिम घड़ी में उसके सामने होगा। स्थिति को देखते हुए फिदेल ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस का प्रचार किया, पर लगातार अमेरिकी एस्पियोनाज के चलते जल्द ही मामला गर्मा गया। खबरें फैलने लगी कि क्यूबन मिसाइल्स के जरिए एक अमेरिकी जहाज को गिरा, उसमें बैठे पायलट की दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिसके चलते अमेरिका ने जल्द ही अपने ट्रेंड क्यूबन एजेंट्स को बे ऑफ पिग्स के हमले करने का आदेश दिया। ये एक गुप्त मिशन था जिसको अमेरिका रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। क्यूबन फोर्सेस के सामने ना टिक पा रही CIA की ट्रेंड सेना जब दुनिया की नज़र में आने लगी,
अमेरिका ने उससे पल्ला झाड़ लिया, जिसके चलते क्यूबन फोर्सेस का मनोबल ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसी दौरान सोवियत का पहला शिपमेंट पहुंचना शुरू हुआ। शे को धक्का तब लगा जब उसने पाया कि लगभग सारे भेजे हुए टेक्नोलॉजिकल गुड्स या तो बेकार हैं या पहले से खड़ी हुई अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल में नहीं आ सकते। इन सब के साथ सोवियत और अमेरिका ने ट्रीटी भी साइन कर ली थी, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन को स्थगित करने की वादे कर रहे थे, जिसके चलते न केवल क्यूबा से मिसाइल्स हटाए गए, शे का सोवियत मॉडल ऑफ गवर्नेंस से भी विश्वास उठ चुका था। अपनी आखिरी पब्लिक स्पीच में शे ने अपने विचार व्यक्त किए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सोच सोवियत से ज़्यादा चाइना की तरफ रुख खा रही है, जबकि दोनों देश में तनाव थे। सीनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट के चलते शे अब एक खतरा बनते जा रहा था। दुनिया का आखिरी भ्रमण करने के बाद शे ने अपने आगे की जिंदगी पे गहरा सोच विचार किया। उसने अब तक दूसरी शादी कर ली थी और उसके 3 और बच्चे थे। शे से तलाक लेने के बाद हिल्डा भी अपने बेटी समेत क्यूबा में नौकरी कर रही थी। शे को अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को लेकर चिंता थी और उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर को पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैलाने का जुनून था। अपने भरोसेमंद सैनिकों को हिदायत दे शे ने अर्जेंटीना में गुरिल्ला बेस बनाने की योजना बनाई। इस मिशन का लीडर मसेटी अपने गुट समेत अल्जीरिया में गुरिल्ला ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। इस वक्त तक शे जनता की नज़रों से गायब हो गया था और फिदेल से सहमति बना वो कोंगोलीज में चल रही आज़ादी की लड़ाई में क्यूबन्स की तरफ से गुरिल्ला लीडर बनके निकल पड़ा। शे का कॉन्गो मिशन उसकी गुरिल्ला वॉरफेयर की बहुत बड़ी सीख बनने वाली थी और उसने प्रण लिया कि जो गलतियां उसने वहां की है वो कभी ना दोहराए। जैसे कि वहां के सैनिकों का जंग के प्रति मनोबल बहुत ही कमजोर था और वो अंधविश्वास में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि वहां के आदिवासी वैद्य की बनाई हुई जड़ी बूटी, जिसे वो दवा कहते थे, उन्हें जंग में चल रही गोलीबाजी से रक्षा करती थी। कॉन्गो सैनिकों का लीडर, जिसने क्यूबन्स को साझेदारी का न्योता दिया था, जंग के मैदान में या कैंप में मुश्किल से नजर आता था। आदिवासियों से भाषा की कमी के कारण, पर्याप्त संपर्क ना होने की वजह और कॉन्गो सैनिकों का क्यूबन गुरिल्लास के प्रति नकारात्मक सोच, जिसके चलते शे के लिए कॉन्गो एक बहुत बड़ा वक्त और कारण का नुकसान बना। फिदेल को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी शे को वापस क्यूबा बुलाने के लिए। क्यूबा पहुंचने पर शे जनता की नज़र से दूर रहने की योजना में कायम था। उसने अपनी अगली मंजिल बोलिविया को चुना, साउथ अमेरिका की सेंट्रल लोकेशन, जिससे गुरिल्ला वॉरफेयर की कामयाबी उन्हें कॉन्टिनेंट के हर देश से जोड़ सकती थी। निराशाजनक खबर पहुंची कि उसकी अर्जेंटीना भेजी गई टीम दर्दनाक मौत से ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसी मौत जो या तो आर्मी की बदसलूकी से थी या जंगल में फरार कॉमरेड्स के भूख से तड़पने से। बोलिविया के लिए निकलते समय शे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के इंचार्ज मोने के समर्थन को किनारे कर चुका था, इस बहस में कि गुरिल्लास का लीडर कौन होगा। मोने पहले से ही सोवियत के संपर्क में था और उनके सुझाव के बाद वो अपना दबाव बनाने की योजना में था। मोने के चले जाने के बाद बोलिविया का कम्युनिस्ट सपोर्ट अब शे के साथ नहीं था। कुछ महीने बोलिविया में बेस बनाने के समय बोलिवियन आर्मी और CIA को
रेबल्स की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी, जिसके चलते सीआईए ऑपरेटिव फीलिक्स रोड्रिगेज को वहां भेजा गया। धीरे धीरे शे की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। जंगल की ओर अपने रेबल्स के साथ छुपता शे अपने आखिरी क्यूबन इन्फॉर्मर्स को आर्मी के हाथों खो चुका था। अब शे पूरी तरह से अकेला था और क्यूबा से संपर्क टूट चुका था। आखिरकार फीलिक्स रोड्रिगेज और बोलिवियन आर्मी ने शे के ठिकानों पर हमला बोला और उसके सारे आदमी मारे गए। शे को जानकारी प्राप्त करने के लिए जिंदा रखा गया। शे की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी पत्नी अलाइदा को सूचना दे दी जाए कि वो दूसरी शादी कर ले। कैंप में बंधक शे एक बोलिवियन सोल्जर की गोली से मारा गया, जो अपने मरने वाले साथियों का बदला लेना चाहता था। शे से बरामद हुए हजारों डॉलर, पेसोस, M22 कार्बाइन, रोलेक्स घड़ियां और स्मोकिंग पाइप बोलिवियन आर्मी और सीआईए के गुट में बढ़ चुकी थी। शे की मौत के बाद उसके दोनों हाथ अलग कर दिए गए और उसका बचा हुआ शरीर गुप्त जगह पर दफना दिया गया। अर्जेंटीना से आए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुष्टि किया कि दर्ज किए गए फिंगरप्रिंट शे के ही थे। शे के निधन की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस अंजाम के गवाहों ने अपनी अलग अलग कहानियां रखी और शे की मौत 28 साल तक रहस्य रही। कहा जाता है कि शे की मौत एक श्राप बन के सारे जो उसकी मौत की योजना में शामिल थे उनकी रहस्यमय मौत का कारण बनी। शे की मौत ने साउथ अमेरिका को एकजुट कर डाला। साउथ अमेरिका के अलग अलग देशों में गुरिल्ला ग्रुप्स बनने लगे और एग्रेरियन रिफॉर्म्स में आखिरकार बदलाव आए। कहा जाता है कि सीआईए को शे की गतिविधियों की जानकारी उसके क्यूबन रेवोल्यूशन में जुड़ने के बहुत पहले से पता थी और उसकी मौत तक वो सीआईए की जानकारी में सबसे मोटी फाइल बनी।